हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं लिनक्स के। जो लोग नए आने वाले हैं उनको उनकी मालूमात के लिए क्विकली मैं बता देता हूँ। मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल हमारे पास रेड हैट है। रेड हैट पहले 9 आता था, उससे और भी पहले और भी वर्जन थे, लेकिन उसके बाद से अभी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स चल रहा है। इसका फ्री वर्जन कोई नहीं है। ये ज़रूर है कि रेड हैट फेडोरा को भी सपोर्ट करती है, और वो इस तरह कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को रेड हैट कंपनी स्पॉन्सर भी करती है और सपोर्ट भी करती है। लेकिन इसी का जो फेडोरा का वर्जन है या फेडोरा की फ्लेवर है, रेड हैट कंपनी उसको स्पॉन्सर तो करती है लेकिन सपोर्ट नहीं करती। तो बेसिकली रेड हैट के दो मेन, आगे आप समझ सकते हैं कि दो शाखें बन गई हैं। एक को रेड हैट कंपनी, उसके इंजीनियर्स उसके ऊपर काम करते हैं, कम्युनिटी के लोग भी काम करते हैं, लेकिन इंजीनियर्स काम करते हैं, उसके अपने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और वो फिर आगे कमर्शियली ये लोग बेचते हैं। लाइसेंसिंग के वेरियस लॉज और लिनक्स के लीगल इश्यूज़ की वजह से रेड हैट अभी भी पाबंद है कि रेड हैट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड है वो सोर्स आरपीएम्स की हालत में रिलीज़ करे। खैर, ये एक अलग कहानी है और इसकी तरफ हम आते हैं थोड़ी देर बाद। फेडोरा कम्युनिटी ड्रिवन है, रेड हैट उसको स्पॉन्सर करता है, उसके अखराजात ज़रूर उठाता है थोड़े बहुत, लेकिन इसके ऊपर रेड हैट के अपने इंजीनियर्स काम नहीं करते, बल्कि सारी दुनिया से जो लोग फ्री अपना टाइम लगाते हैं, वॉलंटियरली लगाते हैं, वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं। ये है रेड हैट और फेडोरा की कहानी। अब ये जो रेड हैट पाबंद है सोर्स आरपीएम्स देने के अपने एंटरप्राइज लिनक्स के वर्जन के, तो इसको एक कंपनी है सेंट ओएस, कम्युनिटी, मैं यहाँ लिख के दिखा, कम्युनिटी एंटरप्राइज ओएस, सेंट ओएस। ये कंपनी वो सोर्स आरपीएम्स उठाती है या सोर्स कोड उठाती है रेड हैट का, और उसको रिकम्पाइल करके अपनी वेबसाइट www.centos.org के ऊपर रिलीज़ कर देती है। तो जो हजरात या जो लोग ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स ख़रीद नहीं सकते, जो कि काफ़ी महंगा है, तो उनको चाहिए कि वो सेंट ओएस यूज़ कर लें। सेंट ओएस फ्री है और 100% रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है। जो भी रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स का वर्जन आपको मिलेगा रेड हैट की साइट के ऊपर, उसका इक्विवेलेंट आपको सेंट ओएस की साइट पे उसका 100% रेप्लिका आपको मिल जाएगा, सिर्फ उसका नाम चेंज होगा। हम अभी इंस्टॉलेशंस के जो हम तरीके देखेंगे उनमें हम सेंट ओएस को भी इंस्टॉल करके देखेंगे और फेडोरा को भी इंस्टॉल करके देखेंगे कि इनकी इंस्टॉलेशंस कैसे होती हैं। सेंट ओएस और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, जैसा मैंने पहले गुजारिश की, 100% सेम है और इंस्टॉलेशन मैकेनिज़म्स भी 100% सेम है। इस वक्त जिस मशीन पे मैं बैठा हूँ इसको मैं आपके लिए रीस्टार्ट करूँगा, और सीडी मैंने डाली हुई है। अब ऑफ कोर्स यही सबसे पहली स्क्रीन आएगी, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए आप हजरात की इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इंस्टॉलेशन कहाँ से होगी। मैं जो इंस्टॉलेशन मैकेनिज़्म अभी फ़ॉलो करूँगा वो सीडीज़ के ज़रिए नहीं है, बल्कि रिमोटली मैंने एक सेटअप किया हुआ है कि एक रिमोट सर्वर है मेरे पास जिसके ऊपर उसकी चारों सीडियाँ कॉपीड हैं और एनएफएस के थ्रू एक्सपोर्टेड है। ये मेथड है तो थोड़ा सा एडवांस, लेकिन बिगिनर्स को मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, उसकी दो वजूहत हैं। नंबर एक, नेटवर्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, लिहाजा आपको हो सकता है कि किसी जगह पे ये चीज़ इनकाउंटर हो कि आपको नेटवर्क से इंस्टॉलेशन करनी पड़े, तो आपको पता होगा इसकी इंस्टॉलेशन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नंबर दो, अगर आपको नहीं भी नेटवर्क इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती, फिर भी नेटवर्क इंस्टॉलेशन का जो मेथड है उसमें शुरू के 3 या 4 स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं। उन स्टेप्स से कंपेयर करें उन स्टेप्स से जो कि सीडी से, नॉर्मल सीडी से इंस्टॉलेशन मेथड है, उससे सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो जिनको ये बात हजम ना हो वो सिर्फ 3-4 स्टेप्स शुरू के छोड़ दें, बिल्कुल आंखें बंद कर लें बेशक थोड़ी देर के लिए, और जब वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स की स्क्रीन आए तो वहाँ से समझें कि आपकी
रेड हैट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं इस मशीन को रीस्टार्ट करता हूँ। ये मैंने रीस्टार्ट किया। ये एक वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर मैं आपको सारे तजर्बे करके दिखाऊंगा या इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा। ऑल राइट, सीडी हमने डाली हुई है। ये सीडी नंबर 1 डाली हुई है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 4 एडवांस सर्वर अपडेट 3 जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, उसकी इंस्टॉलेशन हम करेंगे। और यही इंस्टॉलेशन अगर नेटवर्क से जैसे आपने करनी हो तो उसके लिए अगेन या CD नंबर 1 भी यूज़ कर सकते हैं, या CD नंबर 1 के अंदर मौजूद एक स्पेशल फाइल है boot.iso, उसको अगेन किसी CD पे राइट करके आप उससे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। फ़िलहाल CD1 मेरे पास अवेलेबल थी तो CD1 को ही मैं यूज़ करूँगा। और इंस्टॉलेशन में भी आपके पास टेक्स्ट मोड या ग्राफिकल मोड इंस्टॉलेशन के मेथड्स अवेलेबल हैं। तो चूँकि ये सीडी या ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये नए आने वालों के लिए, बिगिनर्स के लिए, लिहाजा इसमें GUI बेस इंस्टॉलेशन को मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग डरें ना। सो लिनक्स आस्क मेथड, लिनक्स स्पेस आस्क मेथड, ये जो बूट की आपको नज़र आ रही है लफ्ज़, इसके आगे आपको लिनक्स स्पेस आस्क मेथड लिखेंगे तो एंटर कर देंगे। ये CD से इस वक्त अपना कर्नल को लोड कर रहा है। राइट, तो अभी जो स्क्रीन मेरे पास आ गई है, मुझसे लैंग्वेज पूछ रहा है इंग्लिश, और कीबोर्ड लेआउट US ही हमने सेलेक्ट करना है। मेरे पास नॉर्मली कीबोर्ड लेआउट US का होता है। टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन यहाँ पे लोकल CD से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास चारों CDs राइट हुई हुई पड़ी हैं। हार्ड डिस्क से भी कर सकते हैं, NFS से, और FTP और HTTP से भी कर सकते हैं। ये सारे तरीके हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे कि इनके नंबर 1 हार्ड ड्राइव पे कैसे सेटअप कैसे करना है जिससे इंस्टॉलेशन होगी, NFS सर्वर कैसे सेटअप करना है जिससे इंस्टॉलेशन होगी, FTP और HTTP ये सारे सर्वर्स सेटअप कैसे करने हैं जिसकी बेस पे फिर हम आगे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम NFS के ज़रिए इंस्टॉलेशन करेंगे। NFS सेलेक्ट करके मैंने इसको ओके प्रेस किया और इसको मैंने कहा कि DHCP से IP ले ले। ये सारी जो साइंस है, अगर ये आपको ग्रीक महसूस हो रही है, उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल नए हैं, तो वो बेशक इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये तीनों चारों स्क्रीन से आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा अगर आप CD नंबर 1 से बूट करेंगे और CD नंबर 1 से नॉर्मल सेटअप चलाएंगे। मैंने तो इसको कहा है कि NFS से करें, लेकिन अगर आप नॉर्मल चलाएंगे तो आपको वेलकम स्क्रीन ही डायरेक्ट मिलेगी। ये सारी 3-4 स्क्रीन आपको नहीं मिलेंगी। ओके, इस वक्त चूँकि मेरे नेटवर्क पे कोई DHCP सर्वर मौजूद नहीं है, इसलिए इसको IP नहीं मिल रहा, तो हम इसको खुद ओके ये जैसे ही अब ओके अब एहतियात से ऊपर गए, यहाँ पे अनचेक किया, यहाँ इसका हमने दिया IP 192.168.0. लेट्स से 230, अगर मुझे याद रहा 230 डिफ़ॉल्ट गेटवे की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी नेम सर्वर की भी ज़रूरत नहीं है। ये IP हमने इसको दे दिया, इसने असाइन कर दिया, और आगे ये NFS का नाम पूछ रहा है, सर्वर का नाम भी दे सकते हैं, IP भी दे सकते हैं। 192.168.0.50 है उस वक्त, और /data/RHEL4ASU3 नामी एक NFS नामी डायरेक्टरी है जिसके ऊपर के
हमारा चारों सीडियाँ एंटरप्राइज लिनक्स की कॉपी हुई हैं। यहाँ पे मज़ीद एक चीज़ बताता चलूँ कि इंस्टॉलेशन के दरमियान या इंस्टॉलेशन के दौरान आपको कंट्रोल ऑल्ट F1 से लेके कंट्रोल ऑल्ट F6 तक 6 डायग्नोस्टिक टर्मिनल्स मिलते हैं। इस वक्त में कंट्रोल ऑल्ट F1 पे ये आपको स्क्रीन मिलेगी, बेसिक टेक्स्ट स्क्रीन, और कंट्रोल ऑल्ट F2 पे कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। कंट्रोल ऑल्ट F3 पे ये आपको दिखा रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं। ये कर्नल के मैसेजेस हैं, जैसा कि इसने DHCP से 2 दफ़ा ट्राई की IP लेने की, तो ये वो मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल ऑल्ट F5 और F6 पे अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंस्टॉलेशन के फेजेस आगे चलते जाएंगे तो इन स्क्रीन्स पे भी डेटा अवेलेबल हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट F1 पे मैं वापस आ गया अपनी इस स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैंने इसको ओके प्रेस किया, और अगर यहाँ नीचे अभी इस मैसेज आ जाए रनिंग एनाकोंडा, तो इसका मतलब ये है कि इसने इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरी को सक्सेसफुली पकड़ लिया है और अब वहाँ से ये आगे सारी इंस्टॉलेशन करेगा। और यही वो मैसेज भी होगा जो आप नॉर्मल CD से रेगुलर इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको इनकाउंटर होता है। जी, ये मैसेज रनिंग एनाकोंडा एंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम इंस्टॉलर, जब आप CD से डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे बगैर किसी और मेथड के, तो ये मैसेज डायरेक्टली आपको मिलेगा। और ये 3-4 स्क्रीन जो अभी गुजरी ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, लिहाजा डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये इसने अपना GUI मोड स्टार्ट किया। पहले वक्तों में रेड हैट की लिनक्स इंस्टॉलेशन या लिनक्स की इंस्टॉलेशन मुश्किल होती थी, आजकल बहुत आसान है। ये जी आपकी पहली स्क्रीन, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिक पार्टीशन आपने नॉर्मली सेलेक्ट नहीं करना, मैनुअल पार्टीशनिंग। उसकी वजह है कि इससे आप अपनी पार्टीशन को डैमेज भी कर सकते हैं। अगर वो हजरात जो पहले से विंडोज़ इंस्टॉल कर चुके हैं सिस्टम के ऊपर, अब उसी के ऊपर आप लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो या तो आपके पास पहले से फ्री स्पेस होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटोमेटिक पार्टीशन के अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। वुड यू लाइक टू इनिशियलाइज दिस ड्राइव? यस। अगर ये इरेज कर देगा तमाम डेटा आपके सिस्टम के ऊपर से, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर से। ये मैसेज नॉर्मली आपको नहीं आएगा, नॉर्मली अगर आप एक ऑर्डिनरी हार्ड ड्राइव के ऊपर इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे। मैं एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंट में आपको इंस्टॉलेशन करके दिखा रहा हूँ, इसलिए ये इस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं। इसको मुझे इनिशियलाइज़ करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग की ऑप्शंस हैं कि अगर पहले से कोई लिनक्स की पार्टीशंस हैं तो सिर्फ उनको रिमूव करके दोबारा बना ले सिस्टम। और अगर आप समझते हैं कि विंडोज़ की अब आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी पार्टीशन की इस हार्ड डिस्क पे ज़रूरत नहीं है, तो आप तमाम पार्टीशंस को रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। और लिनक्स अपनी खुद ही पार्टीशंस बनाएगा जो आगे आपको दिखाएगा भी, इस ऑप्शन की वजह से कि रिव्यू एंड मॉडिफाई इफ़ नीडेड, इसकी वजह से वो आपको दिखाएगा नेक्स्ट प्रेस करने के बाद कि क्या बनाने लगा है। और आखिरी ऑप्शन ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग में ये है कि तमाम पार्टीशंस जो बनी हुई हैं, वल्लाह आलम जो भी बनी हुई हैं, उनको मेंटेन रखे। और अगर कोई फ्री पार्टीशन एरिया है, यानी मैं फ्री डिस्क स्पेस विद इन अ पार्टीशन उसकी बात नहीं कर रहा, किसी पार्टीशन के अंदर अगर 4 GB की पार्टीशन उसमें 3 GB खाली है तो उसमें ये नहीं इंस्टॉल होगी। लेकिन अगर हार्ड डिस्क के ऊपर 4 GB खाली है या 3 GB खाली है, तो फिर उस सूरत में तीसरी ऑप्शन से ये होगा कि ये उस खाली जगह को अपने लिए यूज़ करेगा और बाकी जो पार्टीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगी उनको ये नहीं छेड़ेगा।
तो अगर मैं इस ऑप्शन सेलेक्ट करूं कि रिमूव ऑल पार्टीशंस ऑन दिस सिस्टम, याद रहे कि इससे आपका डेटा उड़ जाएगा, सो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। तो ये आपको एक वार्निंग देगा, यहाँ से आपने यस प्रेस किया और इसने एक लॉजिकल वॉल्यूम और ये बीसियों चीज़ें बना दी जो मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि बिगिनर्स को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। लिहाजा यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ और मैं यहाँ इसको कह रहा हूँ कि मैनुअल पार्टीशन विद डिस्क ड्रूइड, और यहाँ से इसको नेक्स्ट प्रेस किया। मैनुअल पार्टीशनिंग में कंट्रोल भी आपके पास काफ़ी होता है और समझ भी आएगी चीज़ की कि हम क्या कर रहे हैं। ये आपकी हार्ड ड्राइव है 3 GB की, जो कि सारी की सारी फ्री है। ये जैसे ही आपने इसको नीचे क्लिक किया, ये उसको क्लिक करेंगे और नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर लिनक्स के काम करने के लिए बुनियादी तौर पर आपको कम से कम 2 पार्टीशंस चाहिए। एक स्वैप जिसका साइज़ नॉर्मली इक्वल होता है आपकी फ़िज़िकल रैम के। इस वक्त ये जो मैंने सिस्टम चलाया हुआ है वो 256 MB रैम के साथ चल रहा है, तो मैं स्वैप भी आइडियली 256 MB की बनाऊंगा, या इससे डबल भी बना सकता हूँ 512 MB की। ये हो गया 2 में से एक पार्टीशन, स्वैप इसकी रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 रूट पार्टीशन या स्लैश, सिर्फ स्लैश, उसको रूट पार्टीशन या रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। वो पार्टीशन आपको कितनी बनानी है? इस सूरत में जितनी मेरे पास ये 3 GB जगह है, इसमें मैं ये पूरी पार्टीशन को बाकी जितनी जगह बच जाएगी उसको मैं रूट पार्टीशन के तौर पे अलॉट कर दूंगा। तरीक़ाकार काफ़ी आसान है। /dev/hda, hda मीन्स हार्ड ड्राइव ए बी सी, HDA/B/C/D, ये 4 होती हैं आपके नॉर्मल सिस्टम के अंदर। IDE के अंदर IDE हार्ड ड्राइव्स 4 होती हैं, HDA, HDB, HDC। A is primary master, HDB is primary slave, HDC is secondary master और HDD is secondary slave। यहाँ पे ये अगर /dev/hda दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हार्ड डिस्क जो मैंने नज़र आ रही है यहाँ पे, ये प्राइमरी मास्टर कनेक्टर पे लगी हुई है, और अब जो उसके अंदर पार्टीशंस बनेंगी उनके आगे फिर HDA 1 2 3 उस तरह से नंबर लग जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको न्यू दबाता हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगा स्वैप। तो स्वैप का कोई माउंट पॉइंट नहीं होता, यहाँ बहुत सारे माउंट पॉइंट नज़र आएंगे आपको, लेकिन स्वैप पार्टीशन ऐसी होती है जिसका माउंट पॉइंट नहीं होता। उसका सबूत यह है कि जैसे ही आप फाइल सिस्टम टाइप में स्वैप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर माउंट पॉइंट में नॉट एप्लीकेबल लिखा आ गया, और अभी उसका ड्रॉप डाउन जो बटन है वो काम नहीं कर रहा। स्वैप और बनेगी किस ड्राइव पे? HDA के ऊपर। साइज़ कितना होगा? 256 MB, और फिक्स साइज़ होगा, ठीक है, और फोर्स की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दें और इसको आप ओके प्रेस करें। तो आपने देखा कि सबसे पहली पार्टीशन बन गई /dev/hda1 एज स्वैप, और जिसको हमारा ये जो इंस्टॉलर है वो फॉर्मेट भी करेगा। नेक्स्ट ये बाकी रह गई तकरीबन 2.8 GB जगह, और इस सारे को मैं रूट देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू, और इसको बताऊँगा कि माउंट पॉइंट रूट। ये जो स्लैश है ये रूट है, और ये फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश की बात नहीं हो रही। फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स में रूट को रिप्रेजेंट करता है। इसका साइज़ 100 MB हो 1 MB हो, हमें उससे गर्ज इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिल टू मैक्सिमम अलाउेबल साइज़, यानी जितनी है यहाँ पीछे आपको जगह नज़र आ रही है उस सारे को ये भर दे। इसको मैंने कहा ओके। तो आपने देखा कि उसने 2 काम किए हैं। एक तो स्वैप को आगे धकेल दिया, ये यहाँ नज़र आ रहा है, HDA 2 पे उसको ले गया, उसका माउंट पॉइंट कोई नहीं है, और /dev/hda1 पे ख़ुद को ले आया है रूट डायरेक्टरी या रूट पार्ट 256 MB, और फिक्स साइज़ होगा, ठीक है, और फोर्स की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दें
और इसको आप ओके प्रेस करें तो आपने देखा कि सबसे पहली पार्टीशन बन गई /dev/hda1 एज स्वैप, और जिसको हमारा ये जो इंस्टॉलर है वो फॉर्मेट भी करेगा। नेक्स्ट ये बाकी रह गई तकरीबन 2.8 GB जगह, और इस सारे को मैं रूट देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू और इसको बताऊँगा कि माउंट पॉइंट रूट, ये जो स्लैश है ये रूट है और ये फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश की बात नहीं हो रही। फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स में रूट को रिप्रेजेंट करता है। इसका साइज़ 100 MB हो 1 MB हो, हमें उससे गर्ज इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिल टू मैक्सिमम अलाउेबल साइज़, यानी जितनी है यहाँ पीछे आपको जगह नज़र आ रही है उस सारे को ये भर दे। इसको मैंने कहा ओके, तो आपने देखा कि उसने दो काम किए हैं। एक तो स्वैप को आगे धकेल दिया, ये यहाँ नज़र आ रहा है, HDA2 पे उसको ले गया, उसका माउंट पॉइंट कोई नहीं है। और /dev/hda1 पे ख़ुद को ले आया है रूट डायरेक्टरी या रूट पार्टीशन को, और उसकी टाइप एक्सटेंडेड 3। टाइप मैं आपको बताना भूल गया, स्लैश की जो फाइल सिस्टम टाइप होगा वो एक्सटेंडेड 3 होगा, ये याद रखने की सिर्फ बात है। ऑलराइट, दोनों पार्टीशंस फॉर्मेट होंगी, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, और जो लोग आगे प्रोफेशनली इसको लेके जाएंगे या मज़ीद डिटेल्स में, ये है कि चाहे टेक्स्ट मोड इंस्टॉलेशन आप यूज़ करें, जो कि हम आगे अभी देखेंगे थोड़ी देर में, या आप ग्राफिकल मोड इंस्टॉलेशन यूज़ करें, इस स्क्रीन के ऊपर, डिस्क सेटअप की स्क्रीन के ऊपर आपको रेड का बटन मिलेगा या रेड की ऑप्शन मिलेगी। लेकिन LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, ये जो बटन है ये आपको सिर्फ ये इस GUI इंस्टॉलेशन की स्क्रीन्स में मिलेगा। अगर आप टेक्स्ट मोड में इंस्टॉलेशन करेंगे तो आप डिस्क सेटअप के दौरान LVM नहीं क्रिएट कर सकते, बाद में ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट मोड की इंस्टॉलेशन के दौरान नहीं कर सकते। खैर, ये एडिशनल मालूमात थी। मज़ीद अगर मालूमात, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि इंस्टॉलेशन के वेरियस फेजेस के दौरान आपको Ctrl+Alt+F1 से लेके F6 तक बहुत सारी स्क्रीन्स मिलती हैं जिन पे डायग्नोस्टिक्स आप कर सकते हैं। तो Ctrl+Alt+F1 पे मेरे पास अगर ये मुझे करने दे, अब आगे यहाँ पे स्क्रीन उसको दिखानी चाहिए। एनीवे, उसको आगे अभी देखते हैं कि उसकी क्या वजह की, क्यों नहीं बिहेव कर रहा। Ctrl+Alt+F1 से F6 तक 6 स्क्रीन मिलती हैं। एनीवे, अच्छा, एक चीज़ और डिस्क सेटअप से मुझे याद आई यहाँ पे कि इस वक्त आप डिस्क के साथ जितना भी उधेड़े हैं और खेलें उसके साथ, पार्टीशंस और आपके डेटा को अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर इस पॉइंट पे ही आप सिस्टम को ऑफ़ कर दें, रीसेट कर दें, वटेवर, और आपको याद आए कि यार इस पे तो मेरे सिस्टम पर डेटा था, आप इसको ऑफ़ कर दें, रीस्टार्ट कर दें, तो अभी भी डेटा को कुछ नहीं हुआ और ये पार्टीशन लेआउट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये पार्टीशन लेआउट या पार्टीशंस कब डिलीट होती हैं, कब फॉर्मेट होती हैं, ये काफ़ी आगे जाके एक जगह आएगी जहाँ पे वो फॉर्मेट करेगा। वो जगह मैं आपको बताऊंगा। उस वक्त तक बीच में किसी भी स्टेप पे आपको याद आए कि आपका कोई कीमती डेटा पड़ा हुआ था और आपने उसको उठाना है, तो आप इंस्टॉलेशन को कैंसिल कर सकते हैं किसी भी उस वक्त तक, और अपना डेटा उठा के फिर दोबारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टीशन टेबल आपका सिक्योर रहेगा। राइट जी, यहाँ से हम नेक्स्ट प्रेस करते हैं। पिछली स्क्रीन पे मैंने आपको गुजारिश कर दी थी जो कि 2 पार्टीशंस मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, एक स्वैप और एक रूट, वो दोनों हमने बना ली हैं। ओके, नेक्स्ट। बूट लोडर के सिस्टम जब स्टार्ट होगा तो एक मेन्यू सा आएगा, 10 सेकंड के लिए चलेगा। उस पर मेन्यू पे क्या लिखा हो, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स AS। तो मेरे लिए ये हमेशा जो है वो नाकाफ़ी मालूमात होती हैं, सो लिहाजा इसको मैं EL4 AS और मैं इसको लिखता हूँ साथ के अपडेट का वर्जन कौन सा है, ये अपडेट 3।
इसको आप अगर दूसरे तरीके से पढ़ना चाहें तो ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 4.3 है। ऑल राइट, ओके प्रेस किया और यहाँ से नेक्स्ट। ये नेटवर्क कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन है। ये नेटवर्क कार्ड को लैन अडाप्टर या लैन लोकल एरिया कनेक्शन या कनेक्शन 1 या 2 नहीं कहता, बल्कि ईथरनेट 0 ईथरनेट 1 करके इसके नेटवर्क कार्ड्स आएंगे। यहाँ पे आईपी मिला हुआ है। अगर आप समझते हैं कि आपका कोई डीएचसीपी सर्वर चल रहा है तो यहाँ पे आप उसको डीएचसीपी दे दें, नहीं तो आप इसको मैनुअली आईपी दे दें। इसका नाम क्या होना चाहिए सिस्टम का? इसका नाम होना चाहिए जी टेस्ट सर्वर डॉट होम डोमेन डॉट कॉम। इसका गेटवे क्या होना चाहिए? 192.168.0.254। इसका प्राइमरी डीएनएस क्या होना चाहिए? 192.168.0.254। याद रहे कि जो लोग बिगिनर्स हैं, अगेन उनको इस नेटवर्क की स्क्रीन से कोई दिलचस्पी अगर ना हो तो कोई मसला नहीं। उनके लिए यहाँ पे हम सिंपली कॉन्फ़िगर यूजिंग डीएचसीपी कर सकते हैं, वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे होस्ट नेम भी ऑटोमेटिकली वाया डीएचसीपी, नो प्रॉब्लम। अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी का, जैसे कोई उस्मान है तो वो उसको उस्मान डॉट या सिर्फ उस्मान भी रख सकता है, या उस्मान पीसी भी रख सकता है, ये पीसी का नाम होगा। और नीचे गेटवे डीएनएस वगैरह की सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं समझते, जो चीज़ नहीं समझते उसको छोड़ दें डिफ़ॉल्ट पे। राइट, यहाँ से हम इसको नेक्स्ट प्रेस करते हैं। और फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हजरात इसको एज अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो बेहतर है कि फायरवॉल इनेबल्ड हो। लेकिन एसई लिनक्स को आप डिसेबल रखें, क्योंकि ये आपको बहुत सारे काम नहीं करने देगी, इवन सॉफ्टवेयर भी नहीं इंस्टॉल करने देगी। एसई लिनक्स सिक्योरिटी इन्हेंस लिनक्स है, जिसका जो कि कॉम्प्लिकेटेड मेकनिज़म है सिक्योरिटी का। फ़िलहाल हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। आप लोगों ने फ़िलहाल अपने लिए रूल ऑफ थंब ये बना लेना है कि उसको डिसेबल रखना है एसई लिनक्स को। अगर आप ये मशीन ऐसी बना रहे हैं जिसने किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करनी है लैन के यूज़र्स को या वैन के यूज़र्स को, फिर बेहतर है कि आप इसको नो फायरवॉल पे ले जाएं और बाद में इसकी फायरवॉल ख़ुद से कॉन्फ़िगर करें। जो इसके अंदर ही टूल मौजूद है वो ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल है, ये ज़्यादा ऑप्शंस देता है। यहाँ पे ऑप्शंस कम नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ से भी इसको हम नेक्स्ट करते हैं। आपका चूँकि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है लिहाजा इनेबल फायरवॉल, नेक्स्ट। लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश फ़िलहाल काफ़ी है, नेक्स्ट। और फ़िलहाल हमारा जो कराची, इसमें इस्लामाबाद नहीं दिखाएगा आपको टाइम जोन में, कराची को ये दिखाएगा एज अ मेन सिटी, तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट। रूट का पासवर्ड फ़िलहाल मैं रेड हैट दे रहा हूँ। ये उसी तरह जिस तरह विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होता है, ये लाजमी देना होता है। ये ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये नेक्स्ट भी बटन इनेबल नहीं होगा। इसमें रूट का पासवर्ड ब्लैंक नहीं हो सकता, और रूट का पासवर्ड याद रखना ज़रूरी है। रूट यूज़र नेम है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे अब पैकेजेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी तक आपकी जो पार्टीशंस हमने की थी वो अभी तक उनको कोई हार्म नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इस वक्त भी अगर आप सिस्टम रीसेट कर दें तो आपका सिस्टम पुरानी हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन स्टेट में होगा उसमें आ जाएगा और डेटा उसी तरह मौजूद होगा। राइट, यहाँ पे ऑप्शंस आ गई हैं आपके पास कि या तो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लें, या कस्टमाइज़ कर लें अपने सॉफ्टवेयर को। तो मैं कस्टमाइज़ की ऑप्शन लेता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट
आपको नहीं पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर के पैकेजेस की कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। राइट जी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पैकेजेस को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ओके, एक्स विंडो सिस्टम आपको हर सूरत चाहिए, चाहे आपने जीनोम चलाना है केडी। जीनोम और केडी दो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं जिनके अंदर बेसिकली आप लोग काम करेंगे। ये दोनों डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स जो हैं वो एक्स विंडो सिस्टम के ऊपर चलती हैं, या एक्स विंडो सिस्टम बेस है जिसके ऊपर ये दो चीज़ें चलती हैं। ज़ाती तौर पे जीनोम मुझे नापसंद है और केडी पे मैं काम करता हूँ, इसलिए मैंने जीनोम को अनचेक करके केडी सेलेक्ट कर लिया। एक्स विंडो सिस्टम ऐसे ही ठीक है। आपको वेरियस अपने छोटे मोटे काम करने के लिए एक एडिटर चाहिए। ग्राफिकल इंटरनेट आपको चाहिए ताकि आप मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह यूज़ कर सकें। मज़ीद आप डिटेल्स किसी भी उसकी देख सकते हैं। एवोल्यूशन एक ईमेल का पैकेज है जिस तरह, या ईमेल का सॉफ्टवेयर जिस तरह आउटलुक या आउटलुक एक्सप्रेस है। एवोल्यूशन हैवी है थोड़ा सा, बेहतर है कि आप थंडरबर्ड यूज़ करें जो इसके अंदर मौजूद है, मोज़िला का ही है और बहुत ज़्यादा फास्ट है। FTP कुछ लोग क्यूट FTP वगैरह यूज़ करते हैं, उसके लिए GFTP अवेलेबल है। फायरफॉक्स आपका ब्राउज़र है। GAIM जो है ये आपका इंस्टेंट मैसेंजर है। इसके अंदर 5-6 सर्विसेज के साथ कनेक्ट करने की ऑप्शन है, MSN और याहू और IRC और AOL वगैरह के साथ। जीनोम मीटिंग अगेन आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं, और XChat जो IRC का क्लाइंट है। ये सब चीज़ें आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। ऑफिस प्रोडक्टिविटी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ओपन ऑफिस पूरा चाहिए, प्लानर चाहिए, PDF व्यूअर चाहिए। ओपन ऑफिस में अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आप देख रहे हैं नीचे मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया नीचे साइज़ 2.6 GB हो गया। इसको मैंने फ़िलहाल अनचेक कर दिया। साउंड एंड वीडियो आप सेलेक्ट कर लें, इसमें वेरियस साउंड एंड वीडियो प्लेयर्स हैं जो कि इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा मकसद वो भी नहीं है क्योंकि ये इंस्टॉलेशन को मैं यूज़ करूँगा ट्रबल शूटिंग के लिए भी। ग्राफिक्स के अंदर आपका पैकेजेस हैं गिम्प या GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये कोरल ड्रॉ और एडोबी फ़ोटोशॉप। एडोबी फ़ोटोशॉप का ये कंपटीटर है, काफ़ी हार्ड किस्म का। गेम्स हैं, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन टूल्स हैं। ग्राफिक्स भी हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, हम फ़िलहाल सिर्फ अपनी इंस्टॉलेशन का मैकेनिज़्म देख रहे हैं कि कैसे होगी, और मैं चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन का साइज़ कम से कम रहे ताकि कम वक्त में इंस्टॉलेशन हो जाए। वेब सर्वर मुझे अभी नहीं चाहिए, एक्स विंडो सिस्टम मुझे नहीं चाहिए, सॉरी विंडो फाइल सर्वर नहीं चाहिए, एक्स विंडो सिस्टम तो चाहिए, ऊपर गुजर गया। अच्छा, याद रहे कि अगर तो आपने बाद में इसमें सॉफ्टवेयर मज़ीद इंस्टॉल करने मुख्तलिफ़ वेबसाइटों से डाउनलोड करके, जो कि लाजमी बात है, तो आपको ये डेवलपमेंट के खाने में जितनी ऑप्शंस हैं ना, ये हर सूरत आप सेलेक्ट कर लें, वरना आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो कंपाइल नहीं होंगे। ठीक है, ये मालूमात के लिए मैंने यहाँ चेक मार्क कर दी है, लेकिन अभी मुझे इस इंस्टॉलेशन के लिए नहीं चाहिए। ये आपकी मालूमात के लिए मैंने आपको बता दिया, इस बात को याद रखना है। एडमिन टूल्स काफ़ी सारे इसमें छोटी मोटी चीज़ें मौजूद हैं। सिस्टम टूल्स आपके पास मौजूद हैं, प्रिंटिंग की सपोर्ट मौजूद है। यहाँ तक हमने काफ़ी मेहनत करके कुछ चीज़ें सेलेक्ट की, कुछ छोड़ दी, और अभी टोटल इंस्टॉल साइज़ जो है वो 1.7 GB बना है। इसमें एक और ऑप्शन ये भी है कि ऊपर ये सारी मेहनत आप ना करें, सिर्फ एवरीथिंग सेलेक्ट कर लें, तो हर पैकेज, हर कैटेगरी उसके अंदर का हर पैकेज सेलेक्ट हो जाएगा और वो आपको बताएगा कि टोटल इंस्टॉल साइज़ ये कितना लेगा। वो हम देख लेते हैं, 6.2 GB, जो कि मेरे पास अभी जगह नहीं है। सो एवरीथिंग को अनचेक करेंगे तो वापस सिस्टम उसी हालत में आ जाएगा जो मैंने सिलेक्शंस की थी। ग्रेट। और अगर मैं मिनिमल सेलेक्ट करता हूँ तो तकरीबन 700 MB पे लिनक्स आपका इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये टेक्स्ट मोड होगा जिसको हम सर्वर क्लास इंस्टॉलेशन भी कहते हैं। उसके अंदर फिर बाद में आप जो मर्ज़ी ऐड करते रहें। याद रहे कि कुछ भी सेलेक्ट ना करें यहाँ से, और इस तरह सिस्टम सारा अनचेक करके नेक्स्ट प्रेस कर दें तो भी लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा, और तब भी बाद में आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लिहाजा
किसी भी जगह आपसे कोई चीज़ छूट गई तो कोई परेशानी की बात नहीं, बाद में आपको जब ओ एस इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके अंदर आपको इसी तरह का इंटरफेस मिलेगा, उससे अंदर से आप फिर दोबारा ये चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये मिनिमल को अनचेक कर रहा हूँ और जो मैंने चीज़ें सेलेक्ट की थी उनको मैं इंस्टॉलेशन के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, और अबाउट टू इंस्टॉल ये वो जगह है जहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो इस जगह पे आपकी पार्टीशंस जो हमने बनाई थी वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगी। पुरानी पार्टीशंस अगर आपने डिलीट की हैं तो वो इस वक्त डिलीट होंगी और नई पार्टीशंस इस वक्त फॉर्मेट होंगी और उन पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रेस करें और ये इंस्टॉलेशन अब फॉर्मेटिंग रूट फाइल सिस्टम, फॉर्मेटिंग इसके बाद स्वैप को दिखाएगा गालिबन। यहाँ पे मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि थोड़ी इंस्टॉलेशन ये शुरू हो जाए, ग्राफ चलना शुरू हो जाए, तो फिर मैं पॉज कर दूँगा और जब ये फिर कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त फिर मैं दोबारा वीडियो इसको कंटिन्यू करूँगा। ग्रेट, आप देख रहे हैं कि नीचे पैकेजेस के नाम चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे ये ग्राफ चल पड़ा है। तो अब यहाँ पे टाइम भी बता देगा आपको, एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग। एक आध पैकेज ये बड़ा इंस्टॉल करेगा, उसके बाद उसकी बेस के ऊपर ये टाइम कैलकुलेट करेगा और फिर आपको बता देगा। glibc कॉमन GNU-C लाइब्रेरी और कॉमन लाइब्रेरीज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। राइट, अब यहाँ पे हम पॉज करते हैं और जब ये इंस्टॉलेशन फिर तकरीबन फिनिश हो रही होगी तो दोबारा इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि रिमेनिंग टाइम 15 मिनट। थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 2 मिनट रह गए इसके सेटअप को कंप्लीट होने में। ओके, ये कंप्लीट हो गया। पोस्ट इंस्टॉल कुछ कॉन्फ़िगरेशन ये खुद ही बैकग्राउंड में रन करेगा।
इसके बाद आपको एक ये सिंपली एक बटन दे देगा जी के इंस्टॉलेशन कंप्लीट, कंग्रेचुलेशंस, और बस उसके बाद आप रीबूट का बटन अवेलेबल होगा आपको जैसे नीचे नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ ये रीबूट का बटन दबाएंगे और सिंपली सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। तो रीबूट में दबाता हूँ और सीडी बाहर मैं निकाल लूँगा इस दौरान। और सीडी मैंने बाहर निकाल ली। अब इसको हार्ड डिस्क से बूट करना चाहिए जो हमने अभी ओएस इंस्टॉल किया है। ये 3 सेकेंड 2 सेकेंड, लेकिन ये मैं अभी नहीं चाहता। मैंने डाउन एरो दबाया है ताकि मुझे नज़र आए मेन्यू। ये इसका मेन्यू है रेड हैट EL4ASU3 जो मैंने वहाँ पे मेन्यू में एडिट करके लिखा था। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बूट कर रहा है। अब ये इसका नॉर्मल बूटअप प्रोसीजर है जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे बेसिकली ये अपना एक और छोटा सा टूल स्टार्ट करेगा रेड हैट ग्राफिकल बूट, जो कि आपको ये सारी सेटिंग्स जो भी कर रहा है बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा है वो नहीं दिखाएगा, जिसकी वजह से और सिंपली एक ग्राफ नज़र आएगा। उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, उसको हम डिसेबल बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी मैं उसको यहाँ से एक ऑप्शन है उस बटन को शो डिटेल्स में दबाऊंगा तो मुझे वो दिखाएगा कि ये क्या क्या कुछ कर रहा है। फिर एक दफ़ा मैंने ऑल डी दबाया शो डिटेल्स के लिए। अब ये इथरनेट ज़ीरो पे टाइम भी ले रहा है और फेल भी करेगा, क्योंकि आपको याद होगा हमने इंस्टॉलेशन के दरमियान इसको कहा था कि ईथरनेट ज़ीरो का आईपी DHCP से ले लें यूज़र के लिए। तो वो यहाँ पे उसको तलाश कर रहा है और अभी इसको फेल करके आगे चला जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा मकसद इंस्टॉलेशन करना था या डेस्कटॉप को ऑन करना था। जो हजरात अपने लैन के एनवायरनमेंट में अपने इस लिनक्स मशीन को एज अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो अगेन उस स्क्रीन के ऊपर वो अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से पूछ सकते हैं कि जनाब क्या सेटिंग्स हैं, क्या आईपी मैं दूं, तो वो उनको ये चीज़ें बता सकता है उनका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ जी, आपने देखा इथरनेट ज़ीरो फेल हो गया और उसके बाद ये बाकी की सर्विसेज अपनी चला रहा है।
स्मार्ट डी के भी फेल होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मार्ट डी आपका सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग डीमन है जो हार्ड ड्राइव्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर हमें हमारी हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस फ़िलहाल ना पता चले तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आई एम श्योर। अब ये यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाएगा फर्स्ट बूट की, जिसमें ये आपको 2-4 सवाल पूछेगा, लेकिन उसकी बेस पे रीस्टार्ट नहीं करेगा विंडोज़ की तरह बार बार। आपको सिर्फ ये एक चीज़ पूछ के और यहीं से आगे आपको आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ले जाएगा। ओके, वेलकम स्क्रीन। नेक्स्ट, एग्री द लाइसेंस एग्रीमेंट। ज़ाहिर है उसके बगैर फिर काम हमारा क्या होगा। नेक्स्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट मैंने अभी प्रेस कर दिया। डेट एंड टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं, और अगर आपके कोई लैन एनवायरनमेंट है और वहाँ कोई नेटवर्क सर्वर लगा हुआ है टाइम का, तो वहाँ से भी आप उसको टाइम ले सकते हैं। फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। इस वक्त रात के 12:30 हो रहे हैं, 26 दिसंबर। नेक्स्ट। डिस्प्ले रेजोल्यूशन हमारी, जब आपका रियल कोई सिस्टम होगा तो उसमें चीज़ें चेंज भी हो जाएंगी, मज़ीद भी कलर्स आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको बहुत हाई फाई कलर्स नहीं सेट करता। मकसद सिर्फ सिस्टम का चलाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई सिस्टम यूज़र तक बना लें, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आसानी के लिए अपना एक यूज़र बना लेता हूँ। यहाँ पे बात याद रहे एक और चीज़ ज़रूरी, कि कोशिश करें कि सिस्टम के अंदर रूट से लॉगिन होके कम से कम काम करें। रूट की काम करने की जब ज़रूरत हो, रूट से लॉगिन हो, काम करें, वापस एग्ज़िट कर जाएं, और नॉर्मल हालात में एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी यूज़र से लॉगिन करके अपने काम करें। अंग्रेज़ी में लिनक्स की दुनिया में एक टर्म मशहूर है कि डू नॉट परेड अराउंड एज रूट। तो आई एम श्योर कि इसका मतलब आप समझ गए होंगे। पासवर्ड इसका हम दे देते हैं रेड हैट। अच्छा, पासवर्ड्स जो हैं ये कभी भी इतने इजी टू गेस नहीं होने चाहिए जितना मैंने ये रख दिया है, वरना आपका लिनक्स बिल्कुल सिक्योर नहीं रहेगा। इंटरैक्टिव लॉगिन पे भी और नेटवर्क से भी क्रैक होने के 100% चांसेस हैं। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट प्रेस करते हैं। टेस्ट साउंड में फ़िलहाल प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नेक्स्ट, और मेरे पास कोई एडिशनल सीडी नहीं है। नेक्स्ट, और फिनिश सेटअप। नेक्स्ट। ग्रेट, आपका GUI ये लोड होने की कोशिश कर रहा है। ये आ गया। यहाँ पे हम इसको यूज़र नेम और पासवर्ड रेड हैट। सेशन के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि KDE या जीनोम, चूँकि हमने सेलेक्ट ही सिर्फ KDE किया था, लिहाजा KDE सेलेक्ट कर लिया। बाकी रीबूट या शट डाउन करना है तो यहाँ से हो सकते हैं। लैंग्वेज सपोर्ट आपने जोन से इंस्टॉल की होगी वो यहाँ नज़र आएगी। नेक्स्ट, एंटर। और ये KDE के अंदर लॉगिन कर रहा है इस वक्त।
KDE के अंदर साउंड की प्रॉब्लम आएगी, यानी कि ये नहीं कि साउंड चलेगी, नहीं चलेगी, लेकिन इसका एक साउंड सिस्टम है, उसको बंद कर दें तो फिर आपकी साउंड जो हैं वो मल्टीमीडिया वगैरह वो बिल्कुल ठीक चलेगा, वरना वो झटके लेगा या हो सकता है चले ही ना या हैंग हो जाए। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फ़िलहाल हमारा जो मकसद था कि इंस्टॉलेशन कैसे होनी है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है, और हम सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन भी बस समझ लें कि हो ही गए। ये आ गया आपका, लॉगिन हो गए हम, और ये आपका KDE का डेस्कटॉप आ गया, जिसके अंदर ये आपके आइकॉन्स, डेस्कटॉप और मेन्यू, सारी चीज़ें। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो है कंट्रोल सेंटर में जाएं। ये आपका ऑफ कोर्स स्टार्ट बटन है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। साउंड एंड मल्टीमीडिया, ये आपका KDE कंट्रोल सेंटर है। इसके अंदर आप साउंड एंड मल्टीमीडिया में जाके, साउंड सिस्टम में जाके इनेबल साउंड सिस्टम को अनचेक करके अप्लाई कर दें। ये क्रैश इसलिए किया कि ये ऑलरेडी एक साउंड चला रहा था, जिसके दरमियान में मैंने इसको कहा कि साउंड सिस्टम को बंद कर दो, लेकिन ये साउंड सिस्टम को बंद करने से इसकी सारी साउंड्स बंद हरगिज़ नहीं होंगी। आपकी जितनी भी मल्टीमीडिया MP3 वेव डैट फलां हर चीज़ आपकी चलेगी। ये साउंड सिस्टम कुछ और है जिस पे बहस हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल आपका जो हमारा इनिशियल मकसद था कि लिनक्स की इंस्टॉलेशन कैसे होगी, और आपके पास वो हमने देख लिया। अब इसके अंदर के जो पैकेजेस हैं वो यूज़ कैसे करने हैं, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, कोपीट है, ऑफिस है, ये सब चीज़ें, इनको हम अब बाकी आइंदा आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फ़िलहाल इंस्टॉलेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़त्म करते हैं।